नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि हम एडवांस सीरीज के अंदर दोस्तों गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं और आज हमारी 50वीं क्लास है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों, उसकी ये हमारी 4th क्लास है। 3 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं। पिछली जो क्लास थी वो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों, कितने सारे हमने जो प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो उसे सोल्व करने की कोशिश की है। हमने उसमें एनिमा के बारे में हमने बात की है, एनजी ट्यूब के बारे में हमने बात की, बैरियम एनिमा के बारे में हमने बात की, एंडोस्कोपी जो है दोस्तों उसके बारे में बात की, पैरासिंथेसिस के बारे में बात की। तो जिस भी बच्चे ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 जाकर उस क्लास को जरूर देखना, ताकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में भी हमारे आएंगे और आपको जब समझ में आएगा कि वो क्लास हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको एनजी ट्यूब पढ़ाया तो वो जो क्वेश्चन आ गया एक उससे रिलेटेड कुछ करवाया होगा। आप जो जिस भी बच्चे ने क्लास ली है उसको पता होगा कि मैंने एनजी ट्यूब उसको कंप्लीट कराया है, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन शायद मैंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ा है जो आपसे पूछा जा सकता है। हमने हर चीज़ के बारे में बात की है उसमें। हमने इसके बाद में हमने एनिमा के बारे में बात की है। एनिमा को भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हमने पैरासिंथेसिस के बारे में बात की, बैरियम एनिमा के बारे में बात की, जो एंडोस्कोपी है उसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। तो पिछली क्लास एक हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनक्लेक्स में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आपको सिर्फ एक सिस्टम क्लियर नहीं हो रहा है। हमने जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं हमने, इसके बाद में मैंने आपको पूरा जो अमीनो एसिड्स उनके बारे में बात की, फैटी एसिड के बारे में बात की, पूरा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ाया, लिपिड मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैंने वाइटामिन जो ए है उसके बारे में आपको हमने बहुत डिटेल में बात की है। वाइटामिन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने बात की थी। तो बाकी की जो सिस्टम्स है दोस्तों वो भी हमारे साथ साथ में क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कोई भी डिजीज अगर आती है तो उस डिजीज को भी मैं लगभग आपको पूरा करवाता हूँ। जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकते हैं हर चीज़ हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इससे ये नहीं है कि सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन होंगे, आपकी जो थ्योरी है साथ साथ में वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे की ये पहली क्लास है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है उससे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उन सबको हमने पढ़ लिया है। 1 से और 22वीं जो क्लास है उसमें सारे ओबीजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप जो ओबीजी के अंदर इतने कम क्वेश्चन क्यों, आपने तो पूरे करवा रखे हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन करवा रखे हैं दोस्तों, सिर्फ सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले जो क्वेश्चन थे ना वो हमने छोड़ रखे थे, क्योंकि उस समय जो नोट सेट है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया था कि सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बाद में पता चला तो उसके बाद में मैं अब हर क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें क्या करता हूँ मैं दोस्तों, इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये भी इसके भी सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले क्वेश्चन है, मैं ओबीजी के एक दिन में ही करवा दूंगा। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, एक दिन बैठ के हम अच्छी एक लंबी क्लास लेंगे 5-6 घंटे की और उसमें सारे सिलेक्ट ऑल द अप्लाई वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। इसके बाद में हमने दोस्तों एंडोक्राइन 22 से 29वीं क्लास है लगभग, फिर एंडोक्राइन जो सिस्टम उसको पढ़ा हमने। जो नर्वस सिस्टम उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, कितनी सारी चीजें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ी। मैंने आपको आई के बारे में पढ़ाया, ईयर के बारे में पढ़ाया दोस्तों, और उसके बाद में हमने मस्कुलोस्केलेटन जो सिस्टम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम चल रहा है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारे सामने आज के ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो हमारे रिलेटेड होंगे। एक तो ओरल कैंसर से रिलेटेड जिसमें हम टंग कैंसर की बात करेंगे मेनली, और इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन जो हमारे रिलेटेड होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एनजी ट्यूब एंड एनिमा। एनजी ट्यूब और जो एनिमा को जो हमने डिटेल में पढ़ा है उसके जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे आज की क्लास में होंगे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे सामने कि ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा, क्योंकि आप एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर क्या एडमिनिस्टर कर रहे हो, एनिमा दे रहे हो। तो एनिमा को मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया है ना। एक क्लाइंट रिपोर्ट्स हैविंग इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, दोस्तों जब हम उस क्लाइंट को क्या दे रहे हैं दोस्तों, एनिमा दे रहे हैं, उसको क्या फील होता है दोस्तों, क्रैम्प्स फील हो रहे हैं उसको। ऐसे मान लो कि क्रैम्प्स फील होते हैं, पेन फील हो रहा है उसको, किस दौरान, जब हम उसको एनिमा दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स डू, तो नर्स को क्या करना चाहिए। पहला दे रखा है दोस्तों कि डिसकंटिन्यू द प्रोसीजर, कि आपको प्रोसीजर को क्या कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू, मतलब अब मत दो आप एनिमा, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि इंस्टिल द फ्लूइड एट ए स्लोअर रेट, कि अब जो फ्लूइड आप जो हाई रेट पे दे रहे थे उस रेट को थोड़ा क्या कर दो दोस्तों, आप स्लो कर दो। लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर, कि जो कंटेनर की जो हाइट है दोस्तों उसको थोड़ा क्या कर दो, नीचे कर दो आप, ठीक है। उसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंटेनर की जो हाइट है उसके बारे में हमने बात की थी कि वाक्वेंट के अंदर क्या 18 इंच होती है, रिटेंट के अंदर 8 इंच होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एनक्लेस के अंदर 15 से 18 इंच दे रखी है। उससे रिलेटेड हमारे सामने क्वेश्चन भी आया था जिसका आंसर 37 सेंटीमीटर आया था, ठीक है, वो भी हमने बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे दोस्तों, स्टॉप द फ्लूइड, फ्लूइड को रोको अंटिल द क्रैम्प्स सबसाइड, जब तक कि क्रैम्प्स रुके नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी हम किसी भी क्लाइंट को दोस्तों जब एनिमा दे रहे हैं, मान लो एनिमा देते समय क्या हो सकता है दोस्तों कि एनिमा कई बार कुछ क्लाइंट्स के अंदर क्या होता है, एनिमा देने के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, उसको पेन फील हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पाज्मोडिक पेन लाइक पेन फील होता है तो उसे हम क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। तो क्रैम्प आने पर आपको
डिसकंटिन्यू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टारगेट है, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है दोस्तों, वो तो जरूरी है ना। उस क्लाइंट को अगर मान लो एनिमा दिया गया है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। वो उसके लिए क्या है दोस्तों, समय जरूरी है। और ये कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, कि भाई आप जैसे ब्लड दे रहे हो, आप ब्लड को स्टॉप करना जरूरी होता है। वो पेशेंट के लिए क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वहां पर हम स्टॉप करेंगे उसको। लेकिन क्रैम्प्स आना ये जरूरी नहीं है कि भाई उसको ये क्रैम्प्स हमेशा ही रहेंगे, इसको आप भाई एनिमा के कारण उसको क्रैम्प आएगा। तो क्रैम्प्स क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए रहेंगे फिर खत्म हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। इसलिए ये इस प्रोसीजर को हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये चीज क्या है, गलत है कि आप भाई उस प्रोसीजर को एनिमा को खत्म करोगे, एनिमा नहीं देना इस पेशेंट को, तो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि उस पेशेंट को जो भी जिस भी टाइप का एनिमा दिया गया है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा कि वो एनिमा हम क्यों दे रहे हैं, तो वो जरूरी है पूरा करना। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना कोई एक बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि हम उसे रोक देंगे तो उससे कुछ हो जाएगा। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स कुछ समय में अपने आप भी क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा दोस्तों, इंस्टिल द फ्लूइड एट ए स्लोअर रेट। ठीक है, तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। इसमें देखो फ्लूइड को स्लोअर रेट पे कर देंगे, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई आप फ्लूइड को स्लोअर रेट पे करोगे तो उसके क्रैम्प्स थोड़े कम होंगे, लेकिन दूर नहीं होंगे। जबकि हमारा मकसद क्या होगा दोस्तों, कि पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। पेशेंट को एनिमा दे रहे हैं तो कंफर्ट मिलना चाहिए उसे। तो इससे फायदा ये तो होगा कि आप फ्लूइड को स्लोअर रेट पे करोगे तो उसके कारण डिक्रीज जरूर होंगे, लेकिन ये सबसाइड नहीं होंगे। जबकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, उसको सबसाइड करना है, खत्म करना है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या है, लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर, कि कंटेनर की जो हाइट है उसको क्या कर दो, आप कम कर दो। तो ये सेम इसी की तरह है, भाई हाइट ज्यादा रहेगी तो जो फ्लो रेट है वो बढ़ेगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होगा, जितनी ज्यादा हाइट रहेगी ग्रेविटी उस हिसाब से क्या होगा, जो फ्लो रेट जो होगा दोस्तों वो इंक्रीज होगा। कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो कम करने के कारण ये जरूर है कि दोस्तों कि जो फ्लूइड है वो कम जाएगा, उसकी रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बट वही सेम चीज इसमें भी होगी कि कम तो कर देगा दोस्तों क्रैम्प्स को, लेकिन उनको खत्म नहीं कर पाएगा। और उस दौरान खत्म नहीं कर पाएगा तो क्रैम्प्स के दौरान हम एनिमा इंस्टिल नहीं करते हैं। क्रैम्प्स भी आ रहे हैं और फिर भी आप एनिमा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पेशेंट के क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। तो उसको जैसे क्रैम्प्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्लैंप कर देंगे ट्यूब को, मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक देंगे, बंद कर देंगे। जैसे ही पेशेंट से पूछेंगे अब आपको पेन हो रहा है, वो कर नहीं, फिर उसको वापस से क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्टॉप करेंगे फ्लूइड को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे फ्लूइड को अंटिल द क्रैम्प्स सबसाइड, कि जब तक के क्रैम्प्स क्या नहीं हो जाते दोस्तों, खत्म नहीं हो जाते, सबसाइड नहीं हो जाते, वो कहेगा कि हाँ मुझे क्रैम्प्स नहीं आ रहे हैं, उसके बाद में वापस से उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो डिसकंटिन्यू नहीं करते हम, उसको पॉज दे रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं कुछ समय के लिए, ट्यूब को क्लैंप कर रहे हैं, बांध रहे हैं कुछ समय के लिए, भाई जब तक कि उसके जो क्रैम्प्स हैं वो दूर नहीं हो जाते, सबसाइड नहीं हो जाते, तब तक हम नहीं देंगे। जैसे ही क्रैम्प्स चलेंगे फिर वापस से हम उसको क्या देने लग जाते हैं दोस्तों, एनिमा देने लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई एनिमा दे रहे हो, क्रैम्प्स आ रहा है, तो एक लाइन में आप क्या लिखोगे, किसी भी पेशेंट को एनिमा देने के दौरान अगर इंटेस्टिनल क्रैम्प्स फील होता है तो हम उस समय क्या करेंगे दोस्तों, कि जब तक कि क्रैम्प्स नहीं चले जाते तब तक फ्लूइड को स्टॉप करेंगे, लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ दो, बस देना ही नहीं है एनिमा। और यहां पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, कुछ समय के लिए रोक रहे हैं हम, फिर वापस से एनिमा देंगे। ठीक है, तो लिखो, इसको लिख लो, एनिमा देने के दौरान हम इसके, मैं हर क्लास में आपको शॉर्ट नोट्स बनवाता हूं, और ये शॉर्ट नोट्स मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद ने भी बनाए थे जब मैं पढ़ता था, जब मैं इंग्लिश पढ़ता था, मैंने खुद ने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और इसके इतना फायदा होता है कि आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना इन क्वेश्चंस को, आप वैसे रिवाइज करो, एक बार आप खुद पढ़ो और एक बार रिवाइज करना, आपको लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही नहीं है, ऐसा लगेगा यार क्या पढ़ा है पता ही नहीं है। दोबारा से कम आपको 4-5 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है इस बुक्स को, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, इस बुक को पढ़ने के लिए 4-5 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बट जैसे आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, अब उन क्वेश्चनों को इतनी जल्दी रिवाइज कर लोगे कि किसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान लो ओबीजी है, उसके अंदर लगभग आपको 250 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं लगभग, है ना, तो 250 क्वेश्चन आपके सामने, अब उन 250 क्वेश्चन को करने बैठोगे ना, कुछ भी टाइम नहीं लगे, 1 से 2 घंटे के अंदर आप पूरे क्वेश्चन एक साथ क्या कर सकते हो दोस्तों, बैठकर रिवाइज कर सकते हो। और वो मैं सिंपल वे में भी लिखवाता हूँ कि ताकि आपको जोर भी नहीं आए। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर जो बच्चे की इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी तरह कमजोर है थोड़ी, तो उनको भी क्या होती है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम हिंदी में लिख के उसको क्या कर सकते हैं, जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो इसको लिख लो कि एनिमा देने के दौरान, एनिमा देने के दौरान अगर पेशेंट को एनिमा देने के दौरान अगर पेशेंट को इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स फील होते हैं, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स फील होते हैं तो हम एनिमा फ्लूइड को कुछ समय के लिए स्टॉप करते हैं, कुछ समय के लिए
स्टॉप करते हैं, स्टॉप करते हैं, तथा क्रैम्प्स खत्म होने के बाद वापस शुरू कर देते हैं, तथा क्रैम्प्स शुरू होने के बाद, तथा क्रैम्प्स शुरू होने के बाद, क्रैम्प्स शुरू होने के बाद वापस शुरू कर देते हैं, वापस स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, कर देते हैं। ब्रैकेट में लिखो नेवर डिसकंटिन्यू, नेवर डिसकंटिन्यू द एनिमा। ठीक है, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ये क्रैम्प्स लिखा हुआ है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में हमने कल बात की थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, उस दौरान जब मैं आपको ट्यूब फीडिंग पढ़ा रहा था, हमने गैवाज के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको इसके बारे में बात की थी। हम इस क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है, ए नर्स इज इवैल्यूएटिंग ए क्लाइंट रेस्पॉन्स टू रिसीविंग। एक क्लाइंट है दोस्तों, एक पेशेंट है, नर्स उसको इवैल्यूएट कर रही है, किस चीज का रेस्पॉन्स, वो क्या प्राप्त कर रहा है दोस्तों, इंटरमिटेंट ग्रेविटी फ्लो परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है, उस पेशेंट के अंदर पीजी बनाया गया है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी बनाया गया है, और उसको हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, उसको हम फीडिंग दे रहे हैं। कैसे, किस वे में दे रहे हैं, इंटरमिटेंट वे में दे रहे हैं। कल हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो डायरेक्टली कंटिन्यूस नहीं देते हैं, साइक्लिंग नहीं देते हैं, कुछ समय में रुक रुक के, लगभग 3 से 6 घंटे तक और 30 से 60 मिनट के टाइम पीरियड पे हम देते रहते हैं दोस्तों। तो विच क्लिनिकल फाइंडिंग, कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है दैट द क्लाइंट इज अनेबल टू टॉलरेट ए कंटिन्यूएशन ऑफ द फीडिंग। आपको इनमें से कौन सा ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों जो ढूंढना पड़ेगा, जो आपको ये बताएगा कि भाई उस क्लाइंट के अंदर हम फीडिंग को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको समझाता हूं एक बार। पहली चीज तो क्या है दोस्तों, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी क्या होती है। कल मैंने इसके बारे में बात भी की थी आपसे, थोड़ा सा और बता देता हूं। गैस्ट्रोस्टोमी, देखो एक मैंने तरीका बताया था, सिर्फ गैस्ट्रोस्टोमी भी करते हैं। सिंपल गैस्ट्रोस्टोमी में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये मान लो आपका स्टोमक है, तो इस स्टोमक के अंदर डायरेक्टली हम क्या करेंगे दोस्तों, जो स्टोमक है उस स्टोमक के अंदर डायरेक्टली ओपनिंग करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों, ओपन करते हैं और ट्यूब डालते हैं, और इस ट्यूब के द्वारा हम क्या देते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन देते हैं। इस ट्यूब के द्वारा क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर दोस्तों, ये क्या कहलाता है, गैस्ट्रोस्टोमी कहलाता है। और भी किसी पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के अलावा। ठीक है, आप फीडिंग दे रहे हो और भी कोई पर्पज हो सकता है इसका, सक्शन भी कर सकते हो। और एक जो प्रोसीजर है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी में, इसमें सिंपल सा बस ये अंतर होता है, इसमें भी डालते ट्यूब ही है, लेकिन जो ट्यूब डालने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो एंडोस्कोपी के द्वारा होता है। पहले हम एक एंडोस्कोप, एक होलो ट्यूब होती है एंडोस्कोप, और उसमें क्या होती है दोस्तों, लाइट और कैमरा लगा हुआ होता है उसके लाइट एंड के ऊपर। जो उसका एंड जो होता है, जहां पर वो खत्म हो रही है, वहां पर एक कैमरा और लाइट लगी रहती है। तो उससे हम देख लेते हैं भाई हमें किस प्रकार से कहाँ पे ट्यूब डालनी है, और उसकी हेल्प से अगर हम ट्यूब डालते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी। पहले हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एंडोस्कोप डाल रहे हैं, और फिर हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर गैस्ट्रोस्टोमी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है, गैस्ट्रोस्टोमी। और अगर सिर्फ गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे तो हम एंडोस्कोप नहीं डालेंगे, डायरेक्टली ओपनिंग करके क्या डालते हैं दोस्तों, ट्यूब डालते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं इसे हम। अब इस प्रोसीजर में ये क्या पूछ रहा है, देखो बहुत सिंपल चीज पूछ रहा है ये, चलो इसको नहीं मिटाता हूं। इस प्रोसीजर में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये ऐसे कह रहा है कि भाई ये स्टोमक है किसी भी पेशेंट का, और उसके ट्यूब डली हुई है। इस प्रकार से मान लो एग्जांपल के लिए, ये क्या डली हुई है दोस्तों, उसके अंदर ट्यूब डली हुई है। परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी क्या है, बाद में उस प्रोसीजर करने के बाद ट्यूब डली हुई है। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि आपको फीडिंग को क्या नहीं करना दोस्तों, कंटिन्यू नहीं करना। अब देखो आप मान लो उसको इसके थ्रू क्या दे रहे हो दोस्तों, फीडिंग दे रहे हो। फीडिंग दोगे तो वो क्या होगी, यहाँ पे कलेक्ट होगी। क्या होगी दोस्तों, कलेक्ट होगी। सिंपल मैंने आपको NG-ट्यूब पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि हम हर फीडिंग से पहले या फिर हर 4 घंटे के अंदर क्लाइंट के अंदर रेजिडुअल जो वॉल्यूम है, मतलब कि फीडिंग के बाद बचा हुआ जो पार्ट होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब स्टोमक के अंदर हर समय कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर लिक्विड प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, फूड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो सिंपल में तो हम क्या देखते थे, रेजिडुअल वॉल्यूम देख लिया हमने, निकाल कर देखा, रेजिडुअल वॉल्यूम का हमें पता लगा।
रेजिडुअल वॉल्यूम दोस्तों, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, दो चीजें आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम उस वॉल्यूम को निकाल के वापस से क्या करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, वापस से डाल देते हैं हम उसको, ताकि जो क्लाइंट है उसके अंदर डिहाइड्रेशन और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस नहीं हो। बट दोस्तों मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर आपने रेजिडुअल वॉल्यूम निकाला और अगर वो 100 ml से ज्यादा है तो उस क्लाइंट को हम क्या करेंगे, फीडिंग नहीं देंगे, उस क्लाइंट को हम क्या नहीं करेंगे, फीडिंग नहीं देंगे, लेकिन रीइंस्टॉल कर देते हैं वापस। लेकिन दोस्तों 250 से और 300 ml से अगर वो ज्यादा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली में 250 दे रखा है और जो सोनड्रेस उसमें 300 ml दे रखा है, तो अगर 250 से 300 ml से ज्यादा है तो उस क्लाइंट के अंदर फीडिंग तो देंगे ही नहीं, साथ में उसको वापस से रीइंस्टॉल भी नहीं करते हैं, उसके अंदर वापस से क्या नहीं करते, रीइंस्टॉल भी नहीं करते। अब यहां पर तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो चेक नहीं कर रहे, तो कैसे पता लगेगा दोस्तों कि भाई अब रेजिडुअल वॉल्यूम हमें क्या बताता है, रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, रेजिडुअल वॉल्यूम हमें किस चीज के बारे में बताता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप एक चीज सोचो कि आपने मान लो कि किसी भी क्लाइंट को 200 ml फ्लूइड दिया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि किसी भी क्लाइंट को आपने 200 ml न्यूट्रिशन दिया, ठीक है, आपने 4 घंटे के बाद उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम चेक किया, ऐसे मान लो कि रेजिडुअल वॉल्यूम 4 घंटे बाद, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि उस क्लाइंट के अंदर 200 ml ही बचा रहेगा। अगर मान लो दोस्तों 200 ml का 200 ml बचा हुआ है तो इसका मतलब कि वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, जो फ्लूइड आपने दिया है वो आगे जा ही नहीं रहा, तो मतलब फीडिंग काम नहीं कर रही है, हमारी फीडिंग क्या नहीं कर रही है दोस्तों, काम नहीं कर रही है। तो वो चीज हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में कौन दे रहा है ये नॉलेज, रेजिडुअल वॉल्यूम दे रहा है हमें ये नॉलेज, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं भाई रेजिडुअल वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो कितनी बची हुई है, तो उसे हम नेक्स्ट फीडिंग कब कैसे देनी है, कितनी देनी है, या देनी है या नहीं देनी है, ठीक है, तो उन सबके बारे में हमें रेजिडुअल वॉल्यूम क्या देता है दोस्तों, नॉलेज देता है। बट यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम रेजिडुअल वॉल्यूम की जगह एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो गैस्ट्रिक जो स्टोमक जो है इस यहां पर पीईजी के अंदर जब स्टोमक फुल हो जाता है ना, तो यहां से जो कंटेंट है ना दोस्तों उनका ओवरफ्लो होने लग जाता है और वो बाहर की तरफ ट्यूब में हमें क्या दिखाई देने लग जाता है, वो फ्लूइड जो है वो स्टोमक कंटेंट है वो बाहर दिखाई देने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्टोमक क्या हो गया दोस्तों, फुल हो गया, और फुल होने के कारण ये कंटेंट इस तरफ आने लग जाता है। तो ये हमें बताता है कि दोस्तों उसके अंदर सिंपल सी बात, जो रेजिडुअल वॉल्यूम बता रहा था वहां पर ये फ्लो हमें बताएगा कि भाई जो फीडिंग जो हम दे रहे हैं ना, वो फीडिंग उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अगर उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता तो वो वापस से फीड में नहीं चढ़ती, ठीक है, वापस से उसके अंदर नहीं होता आउटफ्लो, बाहर की तरफ नहीं निकलती, आउटफ्लो नहीं होता। लेकिन अगर बाहर की तरफ आउटफ्लो है मतलब स्टोमक फुल है, और अगर स्टोमक फुल है दोस्तों, पहले से स्टोमक फुल है, तो क्या आप उस क्लाइंट को और फीडिंग दोगे, तो आप नहीं दोगे, आप उसको फीडिंग कैसे फीडिंग दे सकते हैं उस क्लाइंट को दोस्तों, तो इसलिए उस क्लाइंट को फीडिंग नहीं दे सकते हैं हम। तो ये चीज यही इस क्वेश्चन में सिंपल सी यही बात पूछ रहा है कि उस क्लाइंट के अंदर ट्यूब डली हुई है, कौन सी, पीईजी, ठीक है, गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब है वो डली हुई है, एंडोस्कोपी के द्वारा हमने डाली है। और कौन सी चीज है ये बताएगा कि भाई हम फीडिंग को, जो क्लाइंट है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ जो फीडिंग वो कर रहा है, कंटिन्यूअस उसको फीडिंग जो दे रहे हैं मान लो, तो वो जो फीडिंग वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, कैसे पता लगेगा हमें, तो कैसे पता लगेगा दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों पासेज ऑफ फ्लेटस, कि भाई जो क्लाइंट है ना वो गैस पास कर रहा है, फ्लेटस क्या कर रहा है दोस्तों, पास कर रहा है। भाई अगर कोई भी क्लाइंट है वो फ्लेटस पास कर रहा है तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। ये हमें इस चीज को दिखाता है कि उस क्लाइंट के अंदर मोटिलिटी है, उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की प्रेजेंस बताता है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही उस फ्लेटस को बाहर की तरफ लेके जाती है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी लिखा हुआ सकता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी लिखा हो सकता है। अगर ये सब चीजें होंगी दोस्तों तभी तो गैस बाहर की तरफ जाएगी, स्टोमक से जाएगी, इंटेस्टाइन से जाएगी, बाहर निकलेगी, उसके लिए क्या चाहिए, उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चाहिए। तो ये चीज अच्छी बात है कि पासेज ऑफ फ्लेटस है, ये हमें इस चीज को शो नहीं करता कि वो जो क्लाइंट है दोस्तों वो फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो फीडिंग जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, ये चीज हमें नहीं बता पा रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या दोस्तों, रैपिड इनफ्लो ऑफ द फीडिंग, भाई इनफ्लो जा रही है मतलब तेज जा रही है, इसका मतलब तो एम्प्टी दिखा रहा है ना ये, भाई रैपिड जा रहा है, अगर अंदर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है, मतलब अंदर जा रहा है तो अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें इस चीज को नहीं रोक पाएगा कि भाई क्लाइंट जो अनेबल लिखा हुआ है इसमें नहीं कर पा रहा है, तो ये तो इनेबल को बताएगा ना कि भाई हो रहा है। दूसरा दोस्तों टेंडरनेस ऑफ द गैस्ट्रिक एरिया, इसके कारण टेंडरनेस नहीं होती है, ठीक है, टेंडरनेस एक अलग चीज है। टेंडरनेस जो है दोस्तों ऐसे नहीं है कि फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर रहा, पेट फुल हो गया तो वो उसको टेंडरनेस हो गई, टेंडरनेस के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मास सा फील होता है वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड मास फील होता है, वो टेंडरनेस है। जैसे कि इन्फेक्शन के अंदर फील हो सकता है, आपके गैस्ट्राइटिस में हो सकता है, पेप्टिक अल्सर में हो सकता है, जीआरडी डिजीज के अंदर भी कई बार टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पैनक्रियास से रिलेटेड डिजीज हो, लीवर से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, इन सब के अंदर टेंडरनेस देखने को मिलती है। लेकिन फीडिंग को इनटॉलरेट कर रहा है, वो फीडिंग को नहीं टॉलरेट कर पा रहा है, इस चीज को ये नहीं दिखा पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट जो आंसर जो होगा इसका दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि जो क्लाइंट है उसका जो फॉर्मूला है, मतलब फीडिंग
फॉर्मूला मतलब जो हम फॉर्मूला उसको न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं वो फॉर्मूला है दोस्तों, वो फीडिंग है या फॉर्मूला है, वो क्या होगा, राइज होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, किसके अंदर दोस्तों, ट्यूब के अंदर। तो वो चीज दिखाएगा कि भाई ट्यूब के अंदर चढ़ रहा है तो मतलब स्टोमक क्या है, फुल है। और अगर स्टोमक फुल है दोस्तों तो इसका मतलब ट्यूब, वो उसका जो पिछला जो न्यूट्रिशन हमने दिया है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, और जब वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ दोस्तों तो उसकी वो फीडिंग जो है उसको वो टॉलरेट कर ही नहीं पा रहा, तो उसको नेक्स्ट फीडिंग हम नहीं देंगे, उस समय नेक्स्ट फीडिंग नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी राइज ऑफ द फॉर्मूला इन द ट्यूब। लिखो, अब इसको भी लिख लो सिंपल वे में, लिखो पीजी में पर लिख लेना परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी के क्लाइंट में अगर राइज ऑफ फॉर्मूला इन ट्यूब दिखाई देता है, राइज ऑफ फॉर्मूला ब्रैकेट में फीडिंग लिख लेना इसको, ठीक है, फॉर्मूला को मतलब फीडिंग इन ट्यूब, मतलब ये जो गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब है ना जो डाली हमने उसमें, राइज ऑफ फॉर्मूला इन ट्यूब दिखाई देता है तो यह शो करता है कि क्लाइंट फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तथा उसका स्टोमक फुल है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके ले लिया करो ना, ताकि टाइम भी वेस्ट नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको जो प्रोसीजर जो लिखा रखा है ना एनजीट्यूब का, उसमें ऊपर मैंने इसके बारे में आपको लिखाया है ना, दूसरे नंबर पे। पहला तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर होता है, उसके बाद मैं मतलब कई जो चीजें जो प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब है उसमें मैंने आपको ये चीज बताई है ना। एक क्लाइंट हैज ए नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब इंसर्टेड, एक क्लाइंट के अंदर दोस्तों हमने क्या डाली है, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब डाली है, रैल्स्टे ट्यूब डाली है, एनजी ट्यूब डाली है, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन किया है, कोई भी वर्ड इसमें यूज कर सकता है वो। एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स द प्रेस्क्राइब्ड फीडिंग टू द इंस्टीट्यूटेड, कि वो कह रहा है कि भाई डायरेक्टली हमें जल्दी से जल्दी क्या देना है, उसको प्रेस्क्राइब करना है, क्या करना है, उसने प्रेस्क्राइब किया फीडिंग को और वो हमें देनी है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, सिंपल सी बात है दोस्तों, एक क्लाइंट के अंदर एनजी ट्यूब डाल दी, डॉक्टर आया उसने जल्दी से एनजी ट्यूब डाल दी, उसने कहा कि भाई फीडिंग, ये फीडिंग इतना दो, ये फीडिंग क्या करो, स्टार्ट करो। तो आप पहला काम क्या करोगे फीडिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, आप ये मत कहना कि सर मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोसीजर, अगर वो ऑप्शन में है तो वो देखेंगे, ठीक है। आप लुब्रिकेट करूंगा सर मैं जेली को, वो तो सब डालने के बाद हो गई ना, तो उसने तो डाल दी, तो ये अब यहाँ पर ये चीजें तो करने की जरूरत है नहीं कि आप लुब्रिकेट करो, ट्यूब को लुब्रिकेट क्यों करोगे, जब उसने डाल दिया तो वो चीजें हम नहीं करेंगे। अब डालने के बाद पूरा एनजी ट्यूब प्लेस्ड है या नहीं है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें फीडिंग देना है दोस्तों, तो फीडिंग देने के लिए आप पहला काम क्या करोगे, तो फीडिंग देने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब करेंगे। क्या करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब है उसको हम चेक करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब नहीं करेंगे, चेक करेंगे प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब को। अब प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब को चेक करने के लिए मैंने आपको कई सारे मेथड बताए थे, कल की क्लास में भी आपने जो इन मेथड के बारे में क्या की थी दोस्तों, बात की थी। हमने बात की थी कि एक जो मेथड है वो है एक्सरे, एक्सरे जो मेथड है ना वही मेनली यूज किया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड है, मोस्ट रिलायबल मेथड है ये, दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड, जो कि 100% बताते हैं कि ट्यूब यही है, ठीक है। बाकी के कई सारे मेथड भी देखे थे हमने दोस्तों, जैसे कंटिन्यूअस बबलिंग है, बबलिंग वाला मेथड भी हमने देखा था, ठीक है, कि एक बाउल लेंगे उसके अंदर देखेंगे अगर बबलिंग आ रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ये हमें बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनकी पीएच चेक कर सकते हैं हम लिटमस पेपर के द्वारा, अगर वो पीएच 4 से कम है तो ये बताते हैं कि स्टोमक के अंदर क्या है दोस्तों, कंटेंट है। एक मैंने आपको वूस मेथड और बताया था, वूस मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जैसे मान लो ट्यूब डली हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सिरिंज लेंगे और जो सिरिंज है ना दोस्तों उसके अंदर एयर लेंगे, उस सिरिंज के अंदर क्या लेंगे, हम एयर लेंगे, और उस एयर में एयर को क्या करेंगे, हम पुश करेंगे और एक स्टेथोस्कोप लगाएंगे, और उस स्टेथोस्कोप को हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लेस करेंगे। तब यहाँ पर प्लेस करेंगे और एकदम से वो जो जाता है ना, जो एयर तेज जाती है उसको सुनते हैं कि स्टोमक पे जा रही है नहीं जा रही, तो जब वो तेज एकदम से पुश करते हैं एयर को, और वो आवाज वूस साउंड सुनाई देती है, वो इसलिए हम किस नाम जानते हैं, वूस मेथड के नाम से जानते हैं। तो वो सुनाई दे रही है तो बताता है गैस्ट्रिक कंटेंट, बट तीनों के तीनों लेस रिलायबल है,
रिलायबल नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में सारे भी मिले ना चारों में से, तो आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सरे। तो हर ट्यूबिंग से पहले कोई भी हर फीडिंग से पहले कोई भी फीडिंग दे रहे हो ना आप, तो आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। पहली चीज दोस्तों आपको प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सारे मेथड बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको रेजिडुअल वॉल्यूम भी चेक करना पड़ेगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हर फीडिंग से पहले चेक करते हैं हम, और एक हम क्या चेक करते हैं, हर 4 घंटे में चेक करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिडुअल वॉल्यूम दोस्तों 100 ml से ज्यादा आती है तो हम फीडिंग नहीं देते हैं, और अगर 250 ml से 300 ml से ज्यादा आती है, 250 से 300 ml से क्या आती है दोस्तों, ज्यादा आती है, तो ये क्या करेंगे, हम उसको अंदर रीइंस्टिल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वापस जो फ्लूइड निकालते हैं ना रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको वापस डालते हैं दोस्तों, तो वो भी नहीं करेंगे। साथ में हम फीडिंग भी नहीं देंगे, फीडिंग भी नहीं देंगे। तीसरी चीज हमें क्या चेक करनी होती है दोस्तों, गैस्ट्रिक मोटिलिटी चेक करनी पड़ती है। क्या चेक करनी पड़ती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी चेक करनी पड़ती है, या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी लिख सकते हो आप दोस्तों, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। मतलब पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है ना, वो है या नहीं है। अब वो कैसे चेक करेंगे, बाउल साउंड सुनकर। जो बाउल साउंड है दोस्तों, अगर वो सुनाई दे रहे हैं तो वो बताता है कि भाई इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या है, प्रेजेंट है। तो बाउल साउंड सुनते हैं, बाउल साउंड को सुनकर हम इसका पता लगाते हैं। तो वो भी हमें क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, तभी हम इस क्लाइंट को क्या देंगे दोस्तों, फीडिंग देंगे। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या हमें दे रखा है। इसमें दे रखा है कि भाई पहला दे रखा है कि इंस्टिल करेंगे क्या, नॉर्मल सलाइन इनटू द ट्यूब टू मेंटेन पेटेंसी। देखो कितनी मूर्खता की बात कही है बंदे ने क्या कहा है दोस्तों, कि आपको ये नहीं पता। देखो 2 कंडीशन हो सकती है, आपको पता नहीं है भाई ट्यूब कहाँ है, आपको पता नहीं है ट्यूब कहाँ है, तो 2 कंडीशन हो सकती है दोस्तों। 2 कंडीशन क्या हो सकती है, कि एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि वो ट्यूब क्या हो, स्टोमक में हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना ट्यूब है कहाँ। ठीक है, एक तो क्या कंडीशन हो सकती है दोस्तों, कि ट्यूब कहाँ हो, स्टोमक के अंदर हो। अगर मान लो दोस्तों स्टोमक के अंदर है ट्यूब और आपने नॉर्मल सलाइन डाला, नॉर्मल सलाइन डाला तो कुछ नहीं होगा, भाई स्टोमक के अंदर ही ट्यूब है, लेकिन आपको प्लेसमेंट पता ही नहीं है। अगर वो ट्यूब दोस्तों कहां हुई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुई। अगर वो ट्यूब कहां हुई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुई, और अगर आपने ये डाल दिया तो क्लाइंट को क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा क्लाइंट, और रेस्पिरेशन के कारण पेशेंट की क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी ये चीज तो गलती से भी मत करना कि आपने बिना पेटेंसी को चेक किए हुए, अगर आपने ये नहीं देखा कि कहां पर है प्लेसमेंट दोस्तों, और आपने डायरेक्टली अगर कोई भी चीज डाली, चाहे यहाँ पे नॉर्मल सलाइन लिखे, वाटर लिखे, फूड लिखे, फॉर्मूला लिखे, फीडिंग लिखे, कुछ भी लिखे, कोई चीज हम नहीं देंगे जब तक कि हमें पेटेंसी नहीं पता हो चल जाए, जब तक कि ट्यूब है कहां पे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 3 इसमें मेथड दे रखे हैं दोस्तों, जो को हमने अभी बात की है। भाई एक्सरे दे रखा है कि ऑब्टेन एन एक्सरे टू वेरीफाई दैट द ट्यूब इज इन द स्टोमक। एक मेथड दे रखा है दोस्तों, वूस मेथड दे रखा है कि अस्कल्टेट करेंगे एपिगैस्ट्रिक एरिया को व्हाइल इंस्टिलिंग 15 ml ऑफ एयर। ठीक है, एयर डालकर क्या करते हैं दोस्तों, उसको एपिगैस्ट्रिक एरिया पे स्टेथोस्कोप के द्वारा अस्कल्टेट करते हैं। अगर वूस साउंड सुनाई देती है तो बताता है स्टोमक को है। फोर्थ दे रखा है, विड्रॉ करेंगे हम स्टोमक के कंटेंट को, और फिर उसकी क्या चेक करेंगे दोस्तों, पीएच चेक करेंगे, और पीएच के द्वारा हम ट्यूब का प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। अगर पीएच 4 से कम है तो वो शो करता है कि भाई उसके अंदर क्या है, वो स्टोमक के अंदर अगर 4 से ज्यादा है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन अगर आपके सामने हो तो आप कौन सा आंसर करोगे इसका, तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है दोस्तों कि बाकी के जितने भी जो मेथड है ना वो क्या होते हैं, लेस रिलायबल होते हैं। मोस्ट रिलायबल जो मेथड है दोस्तों क्या है, ऑब्टेन एन एक्सरे टू वेरीफाई दैट द ट्यूब इज इन द स्टोमक। ठीक है, तो एक्सरे जो है दोस्तों वो मोस्ट रिलायबल मेथड है, तो एक्सरे करेंगे हम पेशेंट का। तो चलो देखते हैं, लिख लो, लिखो, हर एनजी ट्यूब फीडिंग से पहले, हर या प्रत्येक लिख सकते हो, हम लिख दिया मैंने, प्रत्येक लिखो, प्रत्येक, हर होता है ना, हम नहीं, प्रत्येक एनजी ट्यूब फीडिंग से पहले ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। दिस इज मैंडेटरी, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा मेथड एक्सरे होता है, इसका सबसे भरोसेमंद मेथड, रिलायबल मेथड, इसका सबसे अच्छा मेथड, सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड, इसका सबसे अच्छा मेथड एक्सरे होता है, एक्सरे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुनो, 3 days आफ्टर एडमिशन टू द हॉस्पिटल फॉर ए ब्रेन अटैक, सेरेब्रोवैस्कुलर जो एक्सीडेंट है दोस्तों, ब्रेन अटैक है,
उसका आपके सामने क्लाइंट है, इसके बारे में हमने बात की हुई है ना पूरी डिजीज के बारे में, ठीक है। उसके 3 दिन हो गए एडमिशन को, 3 days आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के 3 दिन बाद एक क्लाइंट है जिन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड एंड इज रिसीविंग कंटिन्यूअस ट्यूब फीडिंग, ठीक है। हम उसको कंटिन्यूअसली 24 आवर्स की ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो कंटिन्यूस कहलाती है, और अगर दिन में देते हैं या फिर रात में देते हैं तो साइक्लिक कहते हैं, और वैसे दे रहे हैं तो बोलस और इंटरमिटेंट होती है, ठीक है। तो हम वो ट्यूब उसके अंदर ट्यूब डाल दी गई। कोई भी पेशेंट आपके पास आया, सेरेब्रोवास्कुलर जो एक्सीडेंट है, ब्रेन अटैक का जो क्लाइंट है दोस्तों, वो आपके पास आया, उसके बाद में उसके 3 दिन के बाद क्या डाल दी गई, एनजी ट्यूब डाल दी गई है उसके अंदर, और वो उसको हम क्या दे रहे हैं, उसके द्वारा फीडिंग दे रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स डू टू बेस्ट इवैल्यूएट वेदर द फीडिंग इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है ये नहीं पूछ रहा है ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए क्या चेक करोगे, ये क्या पूछ रहा है कि आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि जो फीडिंग जो दे रहे हो वो एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कि जो फीडिंग है दोस्तों वो इफेक्टिव है या नहीं है, एब्जॉर्ब होगी तो इफेक्टिव है, अगर नहीं है तो मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। तो उसको आपको एब्जॉर्प्शन को क्या करना है दोस्तों, पता लगा रहा है कि फीडिंग एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही। तो मैंने इसके बारे में बात कर ली है। मैंने आपको अभी पिछले पीएस वाले क्वेश्चन में बताया था ना, सॉरी पीजी वाले जो क्वेश्चन है उसमें बताया था ना, मैंने पीजी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर दोनों चीजें बताई थी मैंने आपको कि जब एनजी ट्यूब डालते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब के अंदर तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हर उससे पहले पैटर्न से चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद में हमें क्या चेक करना पड़ेगा दोस्तों, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। मतलब बचा हुआ कंटेंट कितना है, मतलब पिछली फीडिंग दी आपने, उसके बाद देखा कि भाई कितना कंटेंट बच रहा है, और अगर ये कंटेंट जो है दोस्तों ज्यादा है, ये कंटेंट क्या है, ज्यादा है, अगर मान लो 100 ml से ज्यादा है, तो ये इस चीज को शो करेगा दोस्तों कि एब्जॉर्प्शन में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा, तो आप आगे की फीडिंग नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया था 100 ml से अगर ज्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम है तो हम फीडिंग नहीं देते हैं। तो ये चीज क्या दिखाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन को बताती है, इफेक्टिवनेस को बताती है, किसको बताती है, एब्जॉर्प्शन या फिर इफेक्टिवनेस को बताती है कि जो फीडिंग है दोस्तों वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर ये ज्यादा बच रहा है तो दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, तो और कंटिन्यू देने की क्या जरूरत है, जब पहले का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पहले आपको स्टमक से निकाला आपने, आपको 300-400 ml मिल गया मान लो, तो इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा, वो फीडिंग स्टमक पूरा फुल हो रहा है, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम हम इसके बारे में हमें बताएगी। लेकिन गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब में क्या बताएगा दोस्तों, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो फ्लो है वो क्या होगा, राइज होगा, ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है दोस्तों वो राइज होता है, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एस्पिरेट फॉर ए रेजिडुअल वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है कि हम जो फीडिंग है दोस्तों वो एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे, एस्पिरेट करेंगे, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि फूड जो है इफेक्टिव है या सॉरी ट्यूब फीडिंग जो है इफेक्टिव है या नहीं है। सेकंड है इवैल्यूएट द इनटेक इन रिलेशन टू आउटपुट। अब सर ये भी तो सही है ना, वह इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, करते हैं दोस्तों चेक, लेकिन वो हर फीडिंग के बारे में नहीं बताता। इनटेक आउटपुट आपको 24 घंटे की डिटेल जरूर दे सकता है, ठीक है, आपको किसकी डिटेल दे सकता है, 24 आवर्स के न्यूट्रिशनल स्टेटस की डिटेल दे देगा कि भाई 24 घंटे में इसका वजन बढ़ा नहीं बढ़ा, कम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हर फीडिंग से पहले आप फीडिंग दे रहे हो और उस हर फीडिंग से पहले आपको क्या लगाना है, पता लगाना है, तो उसमें आपको इनटेक आउटपुट उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं बता पाएगा जितना आपको क्या बताएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम बताएगा, इसलिए ये भी गलत है। और सेम यहाँ पर बॉडी वेट के लिए भी है कि आप बॉडी वेट को कंपेयर करोगे बेसलाइन डाटा से, मतलब बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो ये भी हम हर 24 घंटे में करते हैं, हर फीडिंग से पहले नहीं करते कि आप हर फीडिंग से पहले चेक करोगे वो इफेक्टिवनेस को बता देगा, तो वो ऐसा नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, इंस्टिल एयर इनटू द क्लाइंट स्टमक व्हाइल अस्कल्टेटिंग, कि भाई आप एयर को क्या करो, इंस्टिल करो। अगर आप मान लो एयर को इंस्टिल कर रहे हो और उसको स्टेथोस्कोप से सुन रहे हो, मैंने उसको वूस मेथड नाम दिया था आपको, तो एक बात बताओ वो किस चीज को बताता है, वो भाई प्लेसमेंट को बताता है, भाई ट्यूब प्लेसमेंट है या नहीं है, वो इस चीज को नहीं बता रहा दोस्तों कि इफेक्टिवनेस है या नहीं है, एब्जॉर्ब हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो मेथड है ना, ये हम प्लेसमेंट में चेक करते हैं, जो कि हैवी लेस रिलायबल, इतना रिलायबल भी नहीं है, तो ये प्लेसमेंट के लिए चेक करते हैं, न कि इसकी इफेक्टिवनेस या एब्जॉर्प्शन के बारे में जानने के लिए चेक नहीं करते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी एस्पिरेट फॉर ए रेजिडुअल वॉल्यूम। तो लिखो एनजी ट्यूब वाले क्लाइंट में फीडिंग का एब्जॉर्प्शन स्लाइस करके लिख लेना, इफेक्टिवनेस जानने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम को एस्पिरेट किया जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकाला जाता है, मतलब वॉल्यूम को एस्पिरेट किया जाता है, वो वाला एस्पिरेट नहीं कि लंग्स में चले गए, एस्पिरेट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है
कि एक क्लाइंट इज रिसीविंग हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसी फीडिंग जिसके अंदर दोस्तों अगर जो टोन है, मतलब कि आयन जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। अगर बराबर है, नॉर्मल है, हमारे ब्लड की तरह है, तो वो आइसोटोनिक, और कम है तो हाइपोटोनिक। इसका मतलब दोस्तों जो भी हमने उसको फीडिंग दी, फीडिंग के द्वारा हमने उसके अंदर ऐसी चीजें डाली दोस्तों जिसके अंदर आयंस क्या है, ज्यादा है। जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, ये ठीक सब चीजें क्या है दोस्तों उसके अंदर ज्यादा है। मान लो एग्जांपल के लिए कैल्शियम है, ठीक है, फॉस्फेट है, ये सब क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा अमाउंट में है, जितनी की टोन में होनी चाहिए बॉडी के अंदर, उससे क्या है दोस्तों ज्यादा है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, हाइपरटोनिक के नाम से जानेंगे। हमने उसको कैसी फीडिंग दी दोस्तों, हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग दी है उस क्लाइंट को। What should the nurse consider to be the main reason this client may experience diarrhea? कि भाई इस क्लाइंट को है ना डायरिया हो सकता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड देने वाले, ठीक है, आईवी नहीं दे रहे हैं हम, एनजी ट्यूब से दे रहे हैं, ऐसे क्लाइंट के अंदर दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों, डायरिया हो सकता है। उसका क्या रीजन है दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है, हाइपरटोनिक जो फ्लूइड होते हैं, ये कौन सा निकल गया, हाइपरटोनिक जो फ्लूइड होते हैं दोस्तों उनकी आयन ज्यादा है, और आयन ज्यादा होने को क्या बोलते हैं, हाई ऑस्मोलरिटी बोलते हैं, कि इन फ्लूइड की या इन फीडिंग की हाई ऑस्मोलरिटी होती है। ठीक है, यहां पर फीडिंग की बात करेंगे, फ्लूइड की नहीं करेंगे। वहां पे जैसे हम जो फ्लूइड पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे ही पढ़ते हैं, भाई उनकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है। अब यहां भी ऐसा ही होगा, जब ज्यादा ऑस्मोलरिटी होगी दोस्तों फीडिंग की, तो उसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर वाटर आएगा बाहर, वाटर इसके अंदर आएगा, मतलब यहां पर स्टोमक के अंदर क्या आएगा दोस्तों, वाटर ज्यादा आएगा। स्टोमक के अंदर वाटर का जो कंटेंट है ना उसको खींचता है ये अपनी तरफ, वाटर के कंटेंट को अपनी तरफ क्या करता है दोस्तों, खींचता है, क्योंकि बॉडी को बैलेंस करना है। भाई कम है या ज्यादा है, वो दोनों चीजें डिपेंड करती है ना। अगर मान लो कि आयन कम है तो मतलब पहले से वाटर ज्यादा है तो वाटर बाहर निकलेगा, और अगर आयन ज्यादा है तो मतलब वाटर कम है तो बॉडी उसको क्या देगी, वाटर देगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो यहां पर वाटर क्या है, सॉरी वाटर क्या है, पहले से कम है, और जो आयन है वो क्या है, ज्यादा है। सिंपल से वर्ड में ऑस्मोलेटिक मतलब आयन समझ लो कि आयंस क्या है दोस्तों, ज्यादा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए स्टोमक के अंदर क्या आएगा दोस्तों, वाटर आएगा। यहाँ पे बॉडी ब्लड वेसल्स इसको क्या देंगी, वाटर देंगी, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा आएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर वाटर का कंटेंट ज्यादा बढ़ता है तो उसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। इसलिए तुम कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, फ्लूइड इनटेक करो, ठीक है, तो जाके ज्यादा होगा तो वो कंटेंट बाहर आएगा। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हम यही करते हैं। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब हमने हाइपरटोनिक दिया उस क्लाइंट को, तो उसके कारण जो वाटर का जो कंटेंट है दोस्तों वो बढ़ेगा, और जब वाटर का कंटेंट बढ़ेगा तो उस क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, डायरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो हाइपरटोनिक फीडिंग देने के कारण हाई ऑस्मोलरिटी होती है, जिसके कारण वाटर कंटेंट बढ़ता है, और वाटर कंटेंट जब बढ़ता है तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों, डायरिया हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, चलो बात करो। इसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि क्या क्या कह रहा है ये, कि भाई डायरिया का क्या कारण है। आपने फीडिंग दी, उस पेशेंट को डायरिया होने लगा, वो पेशेंट कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, मेरी डायरिया क्यों हो गया, आपने मुझे फीडिंग दी, मेरी डायरिया हो, क्या रीजन है। पहला देखा दोस्तों, इंक्रीज्ड फाइबर इनटेक। एक्चुअली में सिर्फ हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग ही नहीं, जितनी भी ट्यूब फीडिंग्स जो होती है ना उनके अंदर फाइबर का जो कंटेंट है ना वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है। हम इतना पहले से होता ही नहीं है, तो इनके अंदर वैसे ही फाइबर का जो कंटेंट है दोस्तों वो कम होगा। और फाइबर का हाई कंटेंट करवा सकता है, ये बात सही है, लेकिन हम फीडिंग दे रहे हैं उसमें हमेशा ज्यादातर फाइबर का जो इंटेक है दोस्तों, या फाइबर का जो कंटेंट है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और कम कंटेंट डायरिया नहीं करवा सकता, इसलिए तुम कॉन्स्टिपेशन के इलाज में क्या देते हैं, फाइबर्स देते हैं, ताकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो कॉन्स्टिपेशन का क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब आपको मैंने अच्छे से बताया भी था आपको। इसके बाद है बैक्टीरियल कंटामिनेशन, कि भाई बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाएगा किसके कारण, हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग देने के कारण। भाई आपने अगर बिल्कुल जो प्रोसीजर है प्रॉपर वे में किया है, जो भी आप जो फॉर्मूला या फीडिंग यूज कर रहे हो उसको प्रोलॉन्ग्ड रूप से यूज नहीं किया, जैसे परसों का लगा हुआ है और आज तक आप उसको क्या कर रहे हो दोस्तों, यूज कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं है। ठीक है, जितना आप यूज कर रहे हो उसको उतना ही लेना होता है ये कंटेंट। जैसे आप मान लो 250 ml दे रहे हो तो 250 ml लेंगे और उस पूरे को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे हम। ऐसा नहीं होता कि आपने 500 ml ले लिया, 250 चढ़ा दिया, 250 को छोड़ दिया, बाद में लगाएंगे, 2 दिन के बाद लगा रहे हो, तो वो क्या कोज कर सकता है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कोज कर सकता है। या फिर प्रॉपर टेक्निक से नहीं करे, इन्फेक्शन के रूप में आप सब कुछ कर रहे हो, सही तरह से आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे, ठीक है, जो फीडिंग है वो भी कंटेमिनेटेड है, तो उसके कारण भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन इसके कारण क्या नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा। तो ये रीजन नहीं है दोस्तों डायरिया होने का हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग के कारण। नेक्स्ट देखा दोस्तों, इनएप्रोप्रिएट पोजीशनिंग, कि आप फीडिंग दे रहे हो और उस क्लाइंट को क्या नहीं करे दोस्तों, पोजीशन सही नहीं दी। अब पोजीशन सही नहीं देने के कारण डायरिया हो सकता है क्या क्लाइंट को,
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पोजीशन सही नहीं देने के कारण डायरिया नहीं हो सकता। ऐसे क्लाइंट को क्या हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन हो सकता है। ऐसे क्लाइंट को क्या हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन हो सकता है, न कि डायरिया। न कि डायरिया। आपने पोजीशन सही नहीं दी तो जो गैस्ट्रिक जो कंटेंट है दोस्तों, हो सकता है कि आपने ऐसी पोजीशन दे दी हो तो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकले और जो लंग्स जो है दोस्तों उनके अंदर चला जाए, तो उसको एस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो एस्पिरेशन इसको बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, शाबाश। हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द फीडिंग। जो फीडिंग जो है दोस्तों, उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या होगी, हाई होगी। तो हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द फीडिंग होने के कारण वाटर कंटेंट आएगा, और वाटर कंटेंट ज्यादा आएगा तो उसको क्या हो सकता है दोस्तों, डायरिया हो सकता है। तो लिखो हाइपरटोनिक फीडिंग देने के कारण, फीडिंग का हाई ऑस्मोलरिटी होने के, फीडिंग में हाई ऑस्मोलरिटी देने के कारण, होने के कारण लिखो, सॉरी हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो आज क्या चक्कर है, अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। होने के कारण, हाई ऑस्मोलरिटी होने के कारण क्लाइंट को डायरिया हो सकता है, क्लाइंट को डायरिया हो सकता है, क्लाइंट को डायरिया हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। ठीक है, इंटरमिटेंट रूप से दे रहे हैं हम, हर 3 से 6 घंटे में रुक के और 30 से 60 मिनट के लिए हम फीडिंग देते हैं, तो इंटरमिटेंट फीडिंग हो गई। किस लिए दे रहे हैं, टू सप्लीमेंट द क्लाइंट्स ओरल न्यूट्रिशन इनटेक। भाई जो ओरल इनटेक वो ले नहीं पा रहा, उसको सप्लीमेंट करने के लिए, वो पूरी हो जाए उसके लिए। ठीक है, मतलब कुछ मान लो आप ओरल न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसके बाद में आपने उसको सप्लीमेंट करना चाहते हो कि भाई और ज्यादा क्या बढ़े दोस्तों, न्यूट्रिशन दें, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं दोस्तों, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, इसलिए इसमें सप्लीमेंट वर्ड लिखा है इसमें। ठीक है, तो विच हैजार्ड, देखो वर्ड सुनो, हैजार्ड मतलब नुकसान, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हैजार्ड है। विच हैजार्ड एसोसिएटेड विद ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विल बी रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा, जो एनजी ट्यूब का जो नुकसान है दोस्तों कम हो जाएगा, इफ द नर्स एडमिनिस्टर्स दिस फीडिंग ओवर 30 से 60 मिनट। सिंपल से वर्ड में ये समझो आप इसको कि आप एनजी ट्यूब किसी फीडिंग को दे रहे हो, किसी पेशेंट को दे रहे हो और 30 से 60 मिनट तक आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहा कि उसको जल्दी से दे दिया आपने, 5 मिनट के अंदर ही पूरी फीडिंग दे दी। तो 30 से 60 मिनट देने के कारण क्या फायदा होगा, क्या नुकसान कम हो जाएगा उससे। ठीक है, अगर आपने 30 से 60 मिनट में दी है तो कौन सा नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने फास्ट नहीं दिया, मतलब ये बताना चाहिए भाई आपने 5 से 10 मिनट में नहीं दिया, 10 से 20 मिनट में दिया, आपने टाइम लिया अच्छे से, 30 से 60 मिनट में उसको आपने दिया, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, क्या चीज नहीं होगा उसके कारण, किस चीज का नुकसान नहीं होगा। तो पहला दे रखा है दोस्तों डिस्टेंशन, ध्यान रखना डिस्टेंशन और फ्लैटुलेंस, इन दोनों का जो कोज हो सकता है ना दोस्तों, फ्लैटुलेंस नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंशन का या फ्लैटुलेंस का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने फूड के साथ गलती से क्या कर दी दोस्तों, एयर इंस्टिल कर दी। अगर एयर स्टोमक के अंदर जाएगी दोस्तों तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा ना, तो उसके कारण क्या हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है। या फिर फ्लैटुलेंस जो है दोस्तों एक जगह कलेक्ट हो जाए और बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैटुलेंस जो है उसके कारण या डिस्टेंशन के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आपको फ्लैटुलेंस या डिस्टेंशन के कारण क्या रीजन क्या हो सकता है इन दोनों का, एयर इंस्टिल हो सकता है। एयर इंस्टिल के कारण क्या हो सकते हैं, ऐसे लगा हुआ है एयर इंस्टिल के कारण क्या हो सकता है, डिस्टेंशन और फ्लैटुलेंस हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों इनडाइजेशन, भाई आपने जल्दी दिया, देखो इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों थोड़े थोड़े, ये जो ऑप्शन है ये भी थोड़ा सही है और रिगर्जिटेशन भी दे रखा है। इनडाइजेशन है ना दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि इनडाइजेशन होगा भी, कुछ क्लाइंट के अंदर हो भी सकता है और कुछ क्लाइंट के अंदर मे नॉट भी। लेकिन इनडाइजेशन आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने जल्दी दे दिया तो इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी डाइजेस्टिविटी अच्छी होती है वो उसको इनडाइजेशन नहीं होता, जिसकी नहीं होती वो हो भी सकता है। तो इनडाइजेशन दोस्तों वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज पक्का है दोस्तों जो हो सकती है, वो क्या है दोस्तों, आपका दैट इज रिगर्जिटेशन। आपने रिगर्जिटेशन को क्या कर दिया दोस्तों, प्रिवेंट कर दिया, उस क्लाइंट के अंदर क्या नहीं होगा, रिगर्जिटेशन नहीं होगा। अब क्या होता है ये और इसका रीजन क्या है, क्यों रिगर्जिटेशन होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि ये देखो स्टोमक है, एक्चुअली में यहां पर पाया जाने वाला कार्डियक जो स्फिंक्टर है वो खाना जाने के बाद क्या रहता है, बंद रहता है। अब ये बंद है तो जो फूड जो भी कंटेंट है दोस्तों वो यहां पर वापस नहीं जाएगा, नॉर्मल पर्सन के अंदर ये होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होता है, ट्यूब डली रहती है। ट्यूब डली होने के कारण ये जो स्फिंक्टर है ना दोस्तों, ये प्रॉपरली क्या नहीं होता, क्लोज नहीं होता, प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली। अब प्रॉपरली क्लोज नहीं रहेगा
तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने फीडिंग ज्यादा तेज दे दी ना, तो ये कंटेंट क्या होता है दोस्तों, वापस से जाने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, वापस से जाने लग जाता है। ट्यूब के अंदर नहीं, माउथ से आ सकता है बाहर। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, रीगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप स्लो स्लो दोगे तो आराम से जाएगा, आराम से उसका एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर आपने रैपिड दे दिया, आपने अगर 30 से 60 मिनट में नहीं दिया और आपने जल्दी से 10 मिनट के अंदर सारा दे दिया, तो उसके कारण क्लाइंट के अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों, वापस से ये कंटेंट क्या होने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, रीगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम जानते हैं, रीगर्जिटेशन। जीईआरडी डिजीज पढ़ेंगे हम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसके अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। तो ये किस चीज को प्रिवेंट करता है दोस्तों, रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीगर्जिटेशन। इनडाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में इनडाइजेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, और ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनका रीजन तो क्या होता है दोस्तों, एयर डालना होता है। इसका तो क्या रीजन होता है, एयर डालना होता है। तो लिख लो, लिखो, एंजीट्यूब फीडिंग स्लोली 30 से 60 मिनट में 30 से 60 मिनट्स में देने के कारण हम क्लाइंट में रीगर्जिटेशन को रोक सकते हैं। तो ये जो 30 से 60 मिनट का जो टाइम लिया हमने स्लोली, इसके कारण क्या फायदा हुआ कि उस क्लाइंट को क्या नहीं होगा दोस्तों, रीगर्जिटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, देखो समझो इसको। ए क्लाइंट हैज ए फ्रैक्चर्ड मैंडिबल जो बोन है दोस्तों, उसका क्या हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है उसके अंदर। दैट इज इमोबिलाइज्ड विद वायर्स। अब वो क्लाइंट जो है ना दोस्तों, ये मैगजिला तो वैसे इमोबिलाइज्ड है, और मैंडिबल हमारी क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब ये जब मूवमेंट करती है ना दोस्तों, इसको वायर के द्वारा बांध दिया गया, क्यों, उसके फ्रैक्चर हो गया था। अब वो क्लाइंट जो है ना उस मैंडिबल को हिला नहीं सकता है, मूवमेंट नहीं करा सकता है। फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग, वर्ड है लाइफ थ्रेटनिंग, कि लाइफ के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, खतरनाक भी हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम, शुड द नर्स मॉनिटर दिस क्लाइंट। भाई कौन सा ऐसा इनमें से सिम्टम हो सकता है जो उसके क्लाइंट के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उसकी जान के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, खतरा हो सकता है। पहली चीज इन्फेक्शन। भाई इन्फेक्शन क्लाइंट को हो सकता है, बात सही है, लेकिन इन्फेक्शन के कारण डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उसको क्या हो जाएगी दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी उस पेशेंट की, जब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इन्फेक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इमोबिलाइज्ड है, मूवमेंट नहीं होगा, तो जो बैक्टीरिया जो है ना दोस्तों, उनकी स्टेइंग क्या हो जाती है, रुकना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उनका। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बट हम पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स भी देते हैं उस क्लाइंट को, तो वो रिस्क वैसे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा, अगर हो भी गया तो हम उसको लाइफ थ्रेटनिंग में क्या नहीं कर सकते दोस्तों, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। एक तरह का ओस्टियोमाइलाइटिस, अरे भाई ओस्टियोमाइलाइटिस तो होगा ही नहीं ना, ओस्टियोमाइलाइटिस तो होगा ही नहीं, ऐसे क्लाइंट के अंदर डायरेक्टली ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया। और ओस्टियोमाइलाइटिस अगर हो भी जाए तो ये क्या नहीं होगा दोस्तों, ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ब्रोंकोस्पाज्म नहीं, ऐसे क्लाइंट को न्यूमोनिया हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है, न्यूमोनिया। कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वोमिटिंग होगा। ऐसे क्लाइंट के लिए जो मैंडिबल को मूव नहीं कर पाते, ऐसे क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है वोमिटिंग के कारण। क्यों, क्योंकि आपकी जब वोमिटिंग आएगी दोस्तों, बाहर आएगी, तो आप वापस से क्या हो सकता है, आपका ये काम कर रहा है उसको बाहर एक्सपेल्ड आउट कर सकते हो, आप उसको बाहर निकाल सकते हो आप। लेकिन जिस क्लाइंट की मैंडिबल जो है ना दोस्तों, ये क्या है, फ्रैक्चर्ड और इमोबिलाइज कर दी गई उसके बाद में, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, उसको एक्सपेल्ड आउट नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो वो कंटेंट वापस से जाएगा। और वापस से जब वो अंदर जाएगा दोस्तों, तो वो किसके अंदर जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। और जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वोमिटस जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब ये वोमिटस जाएगा दोस्तों, तो उस क्लाइंट के अंदर क्या कोज करवा सकता है, वो एस्पिरेशन कोज करवा सकता है। क्या कोज करवा सकता है, एस्पिरेशन। और एस्पिरेशन इज ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, इससे पेशेंट की क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी वोमिटिंग। ऐसे क्लाइंट के अंदर वोमिटिंग क्या हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो लिखो फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल के बाद, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल के बाद जिस क्लाइंट की मैंडिबल को वायर के द्वारा
इमोबिलाइज्ड कर दिया जाता है, इमोबिलाइज्ड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, दिया जाता है उन पेशेंट में, उन पेशेंट में वोमिटिंग, उन पेशेंट में वोमिटिंग लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हो सकता है। तो इसके अंदर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो वोमिटिंग इंपॉर्टेंट है और एक क्या है दोस्तों, इमोबिलाइज्ड मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल को अगर इमोबिलाइज कर दो तो वोमिटिंग, बस सिंपल सी वोमिटिंग, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, एक क्लाइंट हु हैड एन इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एन ओरल एब्सेस, किसी के ओरल एब्सेस बन गया, मुंह के अंदर फोड़ा बन गया, ठीक है, एब्सेस बन गया है दोस्तों, पस का कलेक्शन हो गया है, तो हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिजन, और उस कट से जो भी पस बना हुआ है उसको बाहर निकालते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, ड्रेनेज, या IND भी बोलते हैं इस प्रोसीजर को, हम हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, IND करते हैं। भाई किसी पेशेंट का इंसिजन एंड ड्रेनेज किया हमने, IND किया है, तो उसमें से जो भी पस बना हुआ है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो किसी भी इसमें क्या बता रखा है कि एक पेशेंट है दोस्तों, उसका क्या किया गया है, IND किया गया है, कौन सी पेशेंट का, उसको क्या प्रॉब्लम थी, ओरल एब्सेस था उसको, ओरल एब्सेस था, इज टू बी डिस्चार्ज, हम उसको क्या करने वाले हैं दोस्तों, डिस्चार्ज करने वाले हैं। फॉर विच क्लिनिकल फाइंडिंग इफ इट शुड अकर शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब आपको ये बताना है कि भाई पेशेंट को ये बताना है कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज होती है ना, तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, नोटिफाई करना है। ऐसे नहीं कि आप छोड़ो, हो रहा है तो होने दो। तो इन चार में से कोई एक ऐसी चीज है दोस्तों जो नोटिफाई करना क्या है, जरूरी है, जो कि क्लाइंट को नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है। बाकी की चीजें हो रही हैं, चलो ठीक है, एक्सपेक्टेड है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, तो वो चीज को क्या करेगा, वो नोटिफाई करेगा। नॉर्मल चीज को नोटिफाई थोड़ी करेगा, भाई मेरे पल्स रेट 72 आ रही है सर, ये थोड़ी नोटिफाई करेगा। किस चीज को करेगा नोटिफाई, जो सही नहीं है, उसके पल्स रेट मान लो 150 आ रही है, तब वो नोटिफाई करेगा। तो वो चीज हमें ढूंढनी है इसके अंदर, ठीक है, कि किस चीज को उसे नोटिफाई करना चाहिए। पहला दे रखा है फॉल अंडर टू द ब्रीथ, ठीक है, उसके अंदर हेलिटोसिस कंडीशन है, बदबू आ रही है माउथ से दोस्तों, ठीक है, बुरी स्मेल आ रही है, तो ये चीजें नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल तो नहीं कह सकते इसको, हम एक्सपेक्टेड है। IND के बाद में क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड है ना वो क्लोट होकर वहां पे जमा हो जाता है, ब्लड क्लोटेड जो ब्लड है दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, क्लोटेड ब्लड क्या हो जाता है, क्लोटेड ब्लड क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण क्लाइंट के अंदर फोल्डर देखना लाजमी है, ऐसा देखा जाता है। तो ये चीज कोई नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो होगा ही, उसको बता दो भाई अगर ऐसा होता है तो ये होगा ही आपको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पेन एसोसिएटेड विद स्वेलोइंग, देखो आप उसके सर्जरी की है, ठीक है, वहां पर इंसिजन किया गया है, तो इंसिजन करने के कारण क्लाइंट को पेन तो होगा ही, और पेन जहां पर होगा उस कारण से क्या होगा, उसको स्वेलोइंग करने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, निगलने में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो ये भी उस क्लाइंट के लिए क्या है दोस्तों, एक्सपेक्टेड है, ऐसा होगा उसके अंदर। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा, टेंडरनेस इन द माउथ व्हेन च्यूइंग, ठीक है, जब वो चबाएगा ना किसी भी चीज को तो उसको खिंचाव सा महसूस होगा, टेंडर फील होगा, उसको हार्ड सा फील होगा, तो वो भी सर्जरी के बाद क्या होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड होता है, देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीजें देखने को नॉर्मल मिलती है, क्या बताओगे आप, भाई फॉल अडर देखने को मिल सकता है, टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है, और स्वेलोइंग के दौरान पेन। लेकिन ये बताया गया है दोस्तों कि पेन उसको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पेन जो है ना, या कोई भी स्वेलिंग जो है, सर्जरी कारण स्वेलिंग भी आ सकती है उसके माउथ में, तो पेन और जो स्वेलिंग ये हो सकते हैं, लेकिन ये 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर दोस्तों पेन और स्वेलिंग जो है, यहां पर वैसे स्वेलोइंग लिखा हुआ है ना, ये ऐसे मत समझना, यहां पर सिर्फ पेन के बारे में बात कर रहा है, स्वेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि जब भी मैं निगलता हूं तो पेन होता है, तो वो एक्सपेक्टेड होता है उसका, लेकिन वो पेन है ना 1 सप्ताह तक रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो टाइम नहीं दे रखा, तो हमने इसको नहीं माना। तो पेन और स्वेलिंग, स्वेलोइंग नहीं, पेन एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग जो है दोस्तों, सूजन जो है, पेन और जो स्वेलिंग है दोस्तों वो 1 सप्ताह तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, 1 सप्ताह के बाद वो सबसाइड हो जाने चाहिए। लेकिन अब किसी क्लाइंट के अंदर पेन स्वेलिंग को कह रहा है, मेरे को 3 महीने बाद में मेरे को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आई हुई है दोस्तों, तो उसको तो नोटिफाई करना जरूरी है ना। उसको बताया जाता है कि अगर आपको 7 दिन के बाद भी दर्द रहता है, या आपके माउथ के अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको नोटिफाई करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पेन विद स्वेलिंग आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो लिखो अगर ओरल एब्सेस वाले, अगर ओरल एब्सेस वाले क्लाइंट का इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जाता है, इंसिजन एंड
ड्रेनेज किया जाता है तो उसे यह इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसे यह इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसे यह इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर आपको 1 वीक के बाद भी पेन एंड स्वेलिंग रहती है, तो इसे एससीपी को नोटिफाई करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है दैट आर रिलेटेड टू कैंसर ऑफ टंग। दोनों के दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपके कैंसर ऑफ टंग से रिलेटेड है। देखो, ए नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री एंड परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु हैज कैंसर ऑफ द टंग। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका आप फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो, जिसको क्या है? कैंसर ऑफ टंग है। तो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे इसमें? हेलिटोसिस दिखाई देगा, बेड अडर जो है, माउथ से बुरी बदबू आती है वो दिखाई देगा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो व्हाइट पैचेज बन जाते हैं दोस्तों वो दिखाई देंगे, या गम के द्वारा ब्लीडिंग होगी, या फिर जो स्टर्नम है उसके पीछे की तरफ जो पेन फील होता है, सब स्टर्नल पेन है वो फील होगा, या टेस्ट के अंदर अल्ट्रेशन होगा, या जो सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? एनलार्ज हो जाएंगे। क्या देखने को मिलता है? चलो बात करते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों ओरल कैंसर की। कई सारे टाइप हो सकते हैं ओरल कैंसर के। जैसे ओरल कैंसर में आपको लिप कैंसर भी एक कैंसर होता है, टंग कैंसर भी होता है, टंग कैंसर भी हो सकता है, या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड कैंसर, ठीक है। ये 3 एक्चुअली मैंने डायरेक्टली आपको दे रखे हैं, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लिप कैंसर जो है ना दोस्तों, वो बहुत आराम से क्या हो जाता है? डायग्नोज हो जाता है। उसको डायग्नोज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली डायग्नोज हो जाता है, और ट्रीटमेंट भी इसका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो प्रोग्नोसिस भी इसकी क्या है? अच्छी है। प्रोग्नोसिस इसकी क्या है दोस्तों? गुड है। ठीक है। टंग कैंसर ज्यादातर फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ पाया जाता है ये। ठीक है, किसके मतलब टंग कैंसर जिस पेशेंट को रहता है ज्यादातर ये भी पाया जाता है कि उसको फ्लोर ऑफ द माउथ, जो माउथ का जो फ्लोर है दोस्तों उसका भी क्या मिलता है? कैंसर मिलता है। तो इट इज फाउंड विद नॉर्मली, जनरली लिखो, जनरली इट इज जनरली फाउंड विद कैंसर ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। और जो टंग कैंसर है दोस्तों, इसका जो मेटास्टेसिस है वो नेक तक भी होता है। ठीक है, नेक तक भी इसका क्या होता है? मेटास्टेसिस होता है। सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड जो कैंसर होता है ना दोस्तों, ये हाईली मैलिग्नेंट होता है। ये ध्यान रखना, ये क्या होता है? हाईली मैलिग्नेंट, मतलब इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है करना। ठीक है, तो हाईली मैलिग्नेंट। और भी टाइप हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन ये 3 के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करें दोस्तों कि ओरल कैंसर के सबके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। अगर हम ओरल कैंसर के रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो मेन आपको 3 रिस्क फैक्टर याद रखने हैं, बस बहुत है। एक तो दोस्तों टोबैको च्यूइंग, जो भी लोग गुटखा खाते हैं उनके अंदर। दूसरा है दोस्तों स्मोकिंग करने वाले के अंदर भी क्या पाया जाता है? ओरल कैंसर के चांसेस पाए जाते हैं। और एक हाई कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहा है ना जो क्लाइंट, उसके अंदर भी देखने को मिलता है हाईली कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल जो है दोस्तों। तो 3 चीजें हो गई दोस्तों आपकी, गुटखा, सिगरेट और दारू, एल्कोहल, शराब। ठीक है, इन 3 चीजें क्या इसके रिस्क फैक्टर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कैसे क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो एक तो इन क्लाइंट के अंदर दोस्तों ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलता है। ल्यूकोप्लेकिया जो है इसे हम प्री कैंसरस लीजन भी बोलते हैं, प्री कैंसरस लीजन। मतलब कि जो ओरल कैंसर वाले क्लाइंट हैं, टंग कैंसर वाले मेनली जो क्लाइंट है दोस्तों, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि व्हाइट पैचेज बन जाते हैं। ठीक है, व्हाइट क्या बन जाते हैं? पैचेज बन जाते हैं, व्हाइट पैचेज ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर व्हाइट पैचेज बनना क्या कहलाता है दोस्तों? ल्यूकोप्लेकिया कहलाता है। क्योंकि ल्यूकोसाइट मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल, तो इसका मतलब व्हाइट होता है, और प्लेकिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैचेज होता है।
तो व्हाइट पैचेज बन जाते हैं। तो ये देखने को मिलता है इसके अंदर प्री कैंसरस लीजन के अंदर, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को पेन भी होता है, लेकिन ये आगे के स्टेज के अंदर होता है, इजीली अर्ली स्टेज के अंदर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ब्लीडिंग एट लोकल साइट, ब्लीडिंग एट लोकल साइट मतलब क्या है दोस्तों, कैसे है कि भाई गम, अगर गम का कैंसर है तो गम ब्लीडिंग होगी, अगर आपका लिप्स का कैंसर है तो लिप की ब्लीडिंग हो सकती है, टंग का कैंसर है तो टंग की ब्लीडिंग होगी। ऐसे हर कहीं नहीं है कि आपको ब्लीडिंग ही देखने को मिलेगी, ठीक है। जिसका है ज्यादातर वहां पर क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर अल्ट्रेशनिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब उसको कोई भी चीज कहेगा क्योंकि मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, तो टेस्ट के अंदर भी क्या देखने को मिलता है दोस्तों, अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। एक ऐसे पेशेंट को लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलता है, लिम्फ एडिनोपैथी मतलब कि जो नोड्स जो होते हैं जैसे सर्वाइकल नोड्स हो गए क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। तो लिम्फ एडिनो जो पैथी है दोस्तों वो भी क्या देखने को इस पेशेंट के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, दिखाई देते हैं। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो एक तो इसके अंदर सर्जरीज करते हैं, तो जैसे मैंडिबुलेक्टोमी कर दिया, मैग्जिलेक्टोमी कर दिया, टंग को कट कर रहे हैं तो ग्लोसेक्टोमी कर दिया, तो इनको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरीज हैं उनको वापस से ट्रीट करना, जो पार्ट उसको हटा देंगे, टंग को हटाया ग्लोसेक्टोमी है, मैंडिबल को हटाया मैंडिबुलेक्टोमी है, मैग्जिला को हटाया मैग्जिलेक्टोमी है, तो ये सर्जरीज इसके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेडियोथेरेपी भी या रेडियो इम्प्लांट जो होते हैं दोस्तों वो भी इसमें काम करते हैं, तो रेडियोथेरेपी, ठीक है। न्यूट्रिशन देने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन देने के लिए हम उसको टीपीएन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर ट्यूब डालते हैं, अब ठीक है ट्यूब भी डाल सकते हैं क्योंकि ओरल है तो नेजल से ट्यूब डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टीपीएन या ट्यूब फीडिंग, और भी कई सारी ट्यूब आती हैं, मैंने आपको बताया था, उनके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी हो सकती है, इसोफेजिस्टोमी हो सकती है, तो उनके द्वारा भी दे सकते हैं, या फिर टीपीएन टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन है इसके द्वारा भी हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, उस क्लाइंट को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो कीमोथेरेपी भी यूज करते हैं इस क्लाइंट के अंदर, न्यूप्लास्टिक जो एजेंट है, कीमोथेरेपी है, न्यूप्लास्टिक एजेंट का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो कीमोथेरेपी भी देते हैं। कुछ ड्रग्स हैं उनके नाम लिख लेना, मान लो पूछ ले आपसे, तो जैसे सिस्प्लेटिन है ये यूज करते हैं, ठीक है, जेमसिटाबाइन है ये यूज करते हैं, जेमसिटाबाइन, कार्बोप्लेटिन है ये यूज करते हैं, कार्बोप्लेटिन है ये यूज करते हैं, मैक्सो3, ठीक है, छोड़ो, एक ये लिखो, एक इसके अंदर यूज करते हैं दोस्तों हम पैक्लीटेक्सेल, पैक्लीटेक्सेल एंड डोसीट्रेक्सेल, डोसीटेक्सेल टेक्सेल एंड मैथोट्रिक्जेट, और एक ड्रग लिख लो फ्लूरोयूरेसिल, ठीक है। बहुत हो गई, 7 ड्रग याद कर ली, बहुत है आपको। तो ये कीमोथेरेपी के अंदर ये ड्रग भी हम ओरल कैंसर में क्या करते हैं, यूज करते हैं हम, ठीक है। सिस्प्लेटिन, जेमसिटाबाइन, कार्बोप्लेटिन, पैक्लीटेक्सेल, डोसीटेक्सेल, मैथोट्रिक्जेट एंड फ्लूरोयूरेसिल, ये ऐसी मेडिकेशन से जो कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बस बहुत है, इतना पढ़ लिया बहुत है आपके लिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे 2 क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ल्यूकोप्लेकिया का बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको जरूर याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है इस क्लाइंट के अंदर। पहला देखो दोस्तों हेलिटोसिस, हेलिटोसिस इज नॉट स्पेसिफाइड सिम्टम ऑफ द ओरल कैंसर, मतलब और भी कंडीशन हो सकती है यार क्लाइंट के अंदर हेलिटोसिस होने के कारण, जरूरी थोड़ी किसी के कारण होगा, तो हेलिटोसिस इसका आंसर नहीं आएगा, हेलिटोसिस इसका आंसर नहीं आएगा, तो हेलिटोसिस गलत है। ल्यूकोप्लेकिया, हाँ जी ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलता है, अभी हमने बात की थी। इसके बाद देखा ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स कहाँ होगा दोस्तों, कैंसर टंग का है, मैंने आपको बताया था कि लोकल साइट के ऊपर आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, ब्लीडिंग होती है बट ज्यादातर उससे रिलेटेड होती है जिस ऑर्गन का है कैंसर, तो ये इसलिए ये नहीं आएगा। सब एक्सटर्नल पेन का तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना छाती में दर्द होना, वो वाला पेन होता है सब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो बोन है उसके पीछे से फील होता है पेन, उसे हम सब एक्सटर्नल पेन के नाम से जानते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। अल्ट्रेशनिंग टेस्ट, हाँ जी अल्ट्रेशनिंग टेस्ट देखने को मिलता है, तो ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिल रहा है, अल्ट्रेशनिंग टेस्ट, और लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी जब देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इसका मतलब जो सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, एनलार्ज्ड हो जाते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, एनलार्ज्ड हो जाते हैं। तो इसके जो आंसर होगा 2, 5th एंड 6th होगा। तो इसमें लिखो ल्यूकोप्लेकिया के, सॉरी ल्यूकोप्लेकिया नहीं, देखो टंग कैंसर के क्लाइंट में
निम्न सिम्टम देखने को मिलते हैं, निम्न सिम्टम देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ब्लीडिंग फ्रॉम, यहां पर एट लोकल साइट मत लिखना, लिखना ब्लीडिंग फ्रॉम टंग। यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्लीडिंग फ्रॉम टंग लिखोगे आप, वहां पे टंग नहीं दे रखा आपको, गम्स दे रखा है। ठीक है, तो ये लिख लेना, ये सब देखने को मिलते हैं, तो ये पांचों डाल लेना वहां पे आप। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल ग्रुप में एनलार्ज्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, एनलार्ज्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये डाल लेना, बस खत्म हो गया ये काम। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा रखा है। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए नर्स इज कलेक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट हु हैज अ डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर ऑफ द टंग। जो क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कैंसर ऑफ द टंग है उसको। फॉर विच रिस्क फैक्टर कॉमनली एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ द टंग शुड द नर्स असेस व्हेन कलेक्टिंग द क्लाइंट हिस्ट्री। भाई आपको रिस्क फैक्टर बताना है, बस सिंपल से क्वेश्चन। नेल बाइटिंग मैंने आपको लिखा है नहीं, पुअर डेंटल हैबिट्स के कारण नहीं, फ्रीक्वेंट गम च्यूइंग के कारण नहीं। राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, लार्ज कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल। लार्ज कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल है दोस्तों, उसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, कैंसर ऑफ द टंग हो सकता है। तो दिस इज द रिस्क फैक्टर, ये क्या है, इसका रिस्क फैक्टर है। इसका क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर है। 2 मिनट रुको बस। हाँ, अब इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी को लिख लेते हैं एक बार। लिखो स्मोकिंग, नेक्स्ट लिखो स्मोकिंग, tobacco chewing, smoking, tobacco chewing and large consumption of, या highly consumption of लिख लो, highly consumption of alcohol टंग कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं। मतलब वैसे ओरल कैंसर के होते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि रिस्क फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, टंग कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं। तो हमारे आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। लार्ज कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल क्या कॉज कर सकता है, कैंसर ऑफ द टंग या माउथ कैंसर यूज कर सकता है। इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, ल्यूकोप्लेकिया, अल्ट्रेशन टेस्ट एंड एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसके बाद दोस्तों कि अगर कोई भी क्लाइंट है उसका ओरल एब्सेस के बाद IND किया गया है तो उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि अगर आपको 1 सप्ताह के बाद में भी पेन एंड स्वेलिंग है तो ये हमें आके बताओ, डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर साहब को बताओ। इसके बाद में दोस्तों कोई भी पेशेंट है जिसका मैंडिबल इमोबिलाइज कर दिया गया वायर के द्वारा, तो उस क्लाइंट के अंदर अगर वॉमिटिंग होती है दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज इट कैन कॉज एस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि जब हम स्लोली ट्यूब फीडिंग देते हैं ओवर द 30 to 60 मिनट्स टाइम, इट प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन बिकॉज कार्डियक स्फिंक्टर इज ओपन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द एनजी ट्यूब। जो एनजी ट्यूब है उसके ओपन होने के कारण कार्डियक स्फिंक्टर क्या रहता है, ओपन रहता है। उसके कारण पेशेंट को अगर हम फास्ट देंगे फीडिंग तो दैट कैन कोज रीगर्जिटेशन, सो इट प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो वेन एवर वी गिविंग द हाइपरटोनिक फीडिंग टू द क्लाइंट, the hypertonic feeding is highly osmolar. It is highly osmolar that can cause retention of the fluid there and it will result into the diarrhea. इसके कारण क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों उसके अंदर क्या दे रखा है कि if you want to assess the absorption or effectiveness of the tube feeding then we should aspirate the residual volume. If the residual volume is more than 100 ml then we will withhold the feeding. ठीक है, और if it is more than 250 ml then we will not reinstill the feeding. तो एस्पिरेट रेजिडुअल वॉल्यूम करके हम एब्जॉर्प्शन का पता लगा सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कि मोस्ट डेफिनेटिव और मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब इज एक्सरे। तो एक्सरे एंड इट शुड बी डन बिफोर एवरी फीडिंग, इट शुड बी डन बिफोर एवरी फीडिंग। हर फीडिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों कि एक पेशेंट है उसका पीजी हुआ है और आपको असेस करना है कि वो ही और सी इज एक्सेप्टिंग और टॉलरेटिंग द फ्लूइड, देन हाउ कैन वी इवैल्यूएट दैट बाय चेकिंग द राइज ऑफ फॉर्मूला इन द ट्यूब। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि बाय असेसमेंट ऑफ द राइज ऑफ द फॉर्मूला इन द ट्यूब अगर ये हो रहा है तो ये शो कर रहा है कि वो कंटिन्यूअस फीडिंग को क्या नहीं कर रहा, टॉलरेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक क्लाइंट है उसको एनीमा दिया है और इंटेस्टाइनल जो क्रैम्प्स है वो हो जाते हैं, देन व्हाट वी शुड स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प्स सबसाइड। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा हम जो भी पढ़ रहे हैं।
एक बार है ना पिछले जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी रिवाइज करते रहना। बस रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो ध्यान रखना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने पूरी ओबीजी पढ़ ली है, आपने एंडोक्राइन पढ़ लिया, अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो ना तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर आपने सोचो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो एक बार जाके टाइम निकालकर उन क्वेश्चन को भी वापस से रिवाइज जरूर करो। ठीक है, कितने बच्चे रिवाइज करते हैं एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो, अगली क्लास में हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।